कहानी सीलन, दो सहेलियों की दर्द भरी कहानी। बचपन से ही वह हमेशा नकाब में रहती थी। स्कूल के किसी बच्चे ने कभी उसका चेहरा नहीं देखा था। हाँ, मछलियों सी उसकी आंखें अक्सर चमकती रहती थीं। कभी शरारत से भरी हुई, तो कभी एकदम शांत और मासूम। लेकिन कभी भी उन आंखों में एक डर भी दिखाई देता था। हम दोनों साथ साथ पढ़ते थे। पढ़ाई में वह बेहद अव्वल थी। जोड़ घटाव तो जैसे उसकी जबां पर रहता था। मुझे अक्षर ज्ञान में मजा आता था। कहानियां, कविताएं पसंद आती थीं, जबकि गणित के समीकरण, विज्ञान, ये सब उसके पसंदीदा सब्जेक्ट थे। वह थोड़ी संकोची, किसी नदी सी शांत और मैं एकदम बातूनी। दूर से ही मेरी आवाज उसे सुनाई दे जाती थी, बिल्कुल किसी समुद्र की तरह। स्कूल में अक्सर ही उसे लेकर कानाफूसी होती थी। हालांकि उस कानाफूसी का हिस्सा मैं कभी नहीं बनता था, लेकिन दोस्तों के मजाक का पात्र जरूर बन जाता था। मैं रिया के परिवार के बारे में कुछ नहीं जानता था। वैसे भी बचपन की दोस्ती घर परिवार सबसे परे होती है। बचपन से ही मुझे उसका नकाब बेहद पसंद था। तब तो मैं नकाब का मतलब भी नहीं जानता था। शक्ल सूरत उसकी अच्छी थी, फिर भी मुझे वह नकाब में ज्यादा अच्छी लगती थी। बड़ी क्लास में पहुंचते ही हम दोनों के स्कूल अलग हो गए। उसका दाखिला शहर के एक गर्ल्स स्कूल में हो गया, जबकि मेरा दाखिला लड़कों के स्कूल में करवा दिया गया। अब हम धीरे धीरे अपनी अपनी दिलचस्पी के काम के साथ ही पढ़ाई में भी बिजी हो गए थे, लेकिन हमारी दोस्ती बरकरार रही। पढ़ाई लिखाई से वक्त निकालकर हम अब भी मिलते थे। वह जब तक मेरे साथ रहती, खुश रहती, खिली रहती। लेकिन उसकी आंखों में हर वक्त एक डर दिखता था। मुझे कभी उस डर की वजह समझ नहीं आई। अक्सर मुझे उसके परिवार के बारे में जानने की इच्छा होती। मैं उससे पूछता भी, लेकिन वो हंसकर टाल जाती। हालांकि अब मुझे समझ आने लगा था कि नकाब की वजह कोई धर्म नहीं था। फिर ऐसा क्या था जो उसे अपना चेहरा छिपाने को मजबूर करता था? मैं अक्सर ऐसे सवालों में उलझ जाता। कॉलेज में भी मेरे अलावा उसकी सिर्फ एक ही सहेली थी, उमा, जो बचपन से उसके साथ थी। मेरे मन में उसे और उसके परिवार को करीब से जानने के कीड़े ने कुलबुलाना शुरू कर दिया था। शायद दिल के किसी कोने में प्यार के बीज ने भी जन्म ले लिया था। मैं हर मुलाकात में उसके परिवार के बारे में पूछना चाहता था, लेकिन उसकी खिलखिलाहट में सब भूल जाता था। अक्सर मैं अपनी कहानियों और कविताओं की काल्पनिक दुनिया उसके साथ ही बनाता और सजाता गया। बड़े होने के साथ ही हम दोनों की मुलाकात में भी कमी आने लगी। वहीं मेरी दोस्ती का दायरा भी बढ़ा। कई नए दोस्त जिंदगी में आए। उन्हें मेरी और रिया की दोस्ती की खबर हुई। एक दिन उन्होंने मुझे उससे दूर रहने की नसीहत दे डाली। मैंने उन्हें बहुत फटकारा, लेकिन उनके लांछन ने मुझे सकते में डाल दिया था। वे चिल्ला रहे थे, जिसके लिए तू हमसे लड़ रहा है, देखना, एक दिन वह तुझे ही दुत्कार कर चली जाएगी। गंदी नाली का कीड़ा है वह। मैं कसम साया सा उन्हें अपने तरीके से लताड़ रहा था। पहली बार उसके लिए दोस्तों से लड़ाई की थी। मैं बचपन से ही अकेला रहा था। माता पिता के पास समय नहीं होता था, जो मेरे साथ बिता सकें। उमा और रिया के अलावा किसी से कोई दोस्ती नहीं। पहली बार किसी से दोस्ती हुई और वह भी टूट गई। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह एक सर्द दोपहर थी। सूरज की गर्माहट कम पड़ रही थी। कई महीनों बाद हमारी मुलाकात हुई थी। उस दोपहर रिया के घर जाने की जिद मेरे सिर पर सवार थी। कहीं न कहीं दोस्तों की बातें दिल में चुभी हुई थीं। मैंने उससे कहा, मुझे तुम्हारे माता पिता से मिलना है। पिता का तो मुझे पता नहीं, लेकिन मेरी बहुत सी मानें हैं। उनसे मिलना है, तो चलो। मैंने हैरानी से उसके चेहरे की ओर देखा। वह मुस्कुराते हुए स्कूटी की ओर बढ़ी। मैं भी उसके साथ बढ़ा। उसने फिर से अपने खूबसूरत चेहरे को बुर्के से ढक लिया। शाम ढलने लगी थी। अंधेरा फैल रहा था। मैं स्कूटी पर उसके पीछे बैठ गया। मेन सड़क से होती हुई स्कूटी आगे बढ़ने लगी। उस रोज मेरे दिल की रफ्तार स्कूटी से भी ज्यादा तेज थी। अब स्कूटी बदनाम बस्ती की गलियों में हिचकोले खा रही थी। मैंने हड़बड़ा कर पूछा, रास्ता भूल गई हो क्या? उसने कहा, मैं बिल्कुल सही रास्ते पर हूँ। उसने वहीं एक घर के किनारे स्कूटी खड़ी कर दी।
मेरे लिए वह एक बड़ा झटका था। रिया मेरा हाथ पकड़कर तकरीबन खींचते हुए एक घर के अंदर ले गई। अब मैं सीढ़ियां चढ़ रहा था। हर मंजिल पर औरतें भरी पड़ी थीं, वे भी भद्दे से मेकअप और कपड़ों में सजी धजी। अब तक फिल्मों में जैसा देखता आया था, उससे एकदम अलग, बिना किसी चकाचौंध के, हर तरफ अंधेरा, सीलन और बेहद संकरी सीढ़ियां। हर मंजिल से अजीब सी बदबू आ रही थी। जाने कितनी मंजिल पार कर हम लोग सबसे ऊपर वाली मंजिल पर पहुंचे। वहां भी कमोबेश वही हालत थी। हर तरफ सीलन और बदबू। बाहर से देखने पर एकदम छोटा सा कमरा, जहां लोगों के होने का अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता था। ज्यों ही मैं कमरे के अंदर पहुंचा, वहां ढेर सारी औरतें थीं। ऐसा लग रहा था मानो वे सब एक ही परिवार की हों। मुझे रिया के साथ देखकर उनमें से कुछ की त्योरियां चढ़ गईं, लेकिन साथ वालियों को शायद रिया ने मेरे बारे में बता रखा था। उन्होंने उनके कान में कुछ कहा और फिर सब सामान्य हो गईं। एक साथ हंसना बोलना, रहना, उन्हें देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि मैं किसी ऐसी जगह पर आ गया हूँ, जो अच्छे घर के लोगों के लिए बैन है। वहाँ छोटे छोटे बच्चे भी थे। वे अपने बच्चों के साथ खेल रही थीं, उनसे तोतली बोली में बातें कर रही थीं। घर का माहौल देखकर घबराहट और डर थोड़ा कम हुआ और मैं सहज हो गया। मेरे अंदर का लेखक जागा। उन्हें और जानने की जिज्ञासा से धीरे धीरे मैंने उनसे बातें करना शुरू की। यहाँ कैसे आना हुआ? बस आ गई। मजबूरी थी। क्या मजबूरी थी? घर की मजबूरी थी। अपने बच्चों का, परिवार का पेट पालना था। क्या घर पर सभी जानते हैं? नहीं, घर पर तो कोई नहीं जानता। सब ये जानते हैं कि मैं दिल्ली में रहती हूँ, नौकरी करती हूँ। कहाँ रहती हूँ, क्या करती हूँ, ये कोई भी नहीं जानता। मैंने एक और औरत को बुलाया, जिसकी उम्र 45 साल के आसपास रही होगी। मेरा पहला सवाल वही था, कैसे आना हुआ? मजबूरी। कैसे? घर में ससुर नहीं, पति नहीं, सिर्फ बच्चे और सास। तो रोजी रोटी के लिए किसी न किसी को तो घर से बाहर निकलना ही होता। अब तो मैं बहुत बीमार रहती हूँ। बच्चेदानी खराब हो गई है। सरकारी अस्पताल में इलाज के लिए गई। डॉक्टर का कहना है कि खून चाहिए, वह भी परिवार के किसी सदस्य का। अब कहाँ से लाएं खून? क्या परिवार में वापस जाने का मन नहीं करता? परिवार वाले अब मुझे अपनाएंगे नहीं। वैसे भी जब जिंदगी भर यहाँ कमाया खाया, तो अब क्यों जाएं वापस? ये सुनकर मैं चुप हो गया। अक्सर बाहर से चीजें जैसी दिखती हैं, वैसी होती नहीं हैं। उन लोगों से बातें करके एहसास हो रहा था कि उनका यहाँ होना उनकी कितनी बड़ी मजबूरी है। रिया दूर से ये सब देख रही थी। मेरे चेहरे के हर भावों से वह वाकिफ थी। उसके चेहरे पर मुस्कान तैर रही थी। मैंने एक और औरत को बुलाया, जो उम्र के आखिरी पड़ाव पर थी। मैंने कहा, आपको यहाँ कोई परेशानी तो नहीं है? उसने मेरी ओर देखा और फिर कुछ सोचते हुए बोली, जब तक जवान थी, यहाँ भीड़ हुआ करती थी। पैसों की कोई कमी नहीं थी। लेकिन अब कोई पूछने वाला नहीं है। अब तो ऐसा होता है कि नीचे से ही दलाल ग्राहकों को भड़का कर, डरा धमका कर दूसरी जगह ले जाते हैं। बस ऐसे ही गुजरब सा चल रही है। आए दिन यहाँ किसी न किसी की हत्या हो जाती है या फिर किसी औरत के चेहरे पर ब्लेड मार दिया जाता है। अब लगता है कि काश हमारा भी घर होता, अपना परिवार होता। कम से कम जिंदगी के आखिरी दिन सुकून से तो गुजर पाते। छलछलाए आंखों से चंद बूंदें उसके गालों पर लुढ़क आईं और वह न जाने किस सोच में खो गई। मुझे अचानक वह कखनू पक्षी सी लगने लगी। ऐसा लगने लगा कि मैं कखनू पक्षियों की दुनिया में आ गया हूँ। मुझे घबराहट सी होने लगी। धीरे धीरे उसके हाथों की जगह बड़े बड़े पंख उगाए। ऐसा लगा मानो इन पंखों से थोड़ी ही देर में आग की लपटें निकलेंगी और वो उसी में जलकर राख हो जाएंगी। क्या मैं ऐसी जगह से आने वाली लड़की को अपना हमसफर बना सकता हूँ? दिमाग ऐसे ही सवालों के जाल में फंस गया था। अचानक ही मुझे बुरके में से झांकती चमकती सी रिया की उदास डरी हुई आंखें दिखीं। मुझे अपने माता पिता की भागदौड़ भरी जिंदगी दिख रही थी, जिनके पास मुझसे बात करने का वक्त नहीं था, और साथ ही वे दोस्त भी दिखे, जो अब भी कह रहे थे, निकल जा इस दलदल से, वह तुम्हारी कभी नहीं होगी। मेरा वहां दम घुटने लगा।
मैं वहां से बाहर भागा। बाहर आते ही रिया की अलमस्त सुबह सी चमकती हंसी ने हर सोच पर ब्रेक लगा दिया। मैं दूर से ही उसे खिलखिलाते देख रहा था। उफ, इतने दमघोंटू माहौल में भी कोई खुश रह सकता है भला क्या।